नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। तो गाइस, आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ का शुरुआत से बिल्कुल चैप्टर। ठीक है, एनसीईआरटी की जो मैथ है, जो एनसीईआरटी की बुक है, उसको हम पूरी तरह से एक एक चैप्टर वाइज हम पढ़ने वाले हैं। ये न्यू बैच है 2024-25 की। ठीक है, तो आज से आपकी क्लास की नए क्लास की शुरुआत हो रही है, इसलिए आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका जो सबसे पहला चैप्टर है, ठीक है, सबसे जो पहला आपका अभ्यास है 1.1, वो 1 क्या है, एक वो वास्तविक संख्या है ना। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या या फिर वास्तविक संख्याएं, है ना, वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले थोड़ा सा संक्षिप्त में हम ये समझेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो आप कहेंगे कि कोई भी संख्या वो चाहे धनात्मक की हो और चाहे ऋणात्मक की हो, है ना, कोई भी संख्या वो चाहे धनात्मक की हो या ऋणात्मक की हो, धनात्मक और ऋणात्मक से मिल करके जो भी संख्या बनती है वो वास्तविक संख्या है। ठीक है, धनात्मक और ऋणात्मक से मिल करके जो बनती है वो वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या के अंतर्गत हमको जो है क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली बात तो आपको इसमें पढ़ना है एचसीएफ ज्ञात करना, यानी मासा ज्ञात करना। ठीक है, जैसे बचपन से आपने मासा ज्ञात करने के दो तरीके पढ़े हैं, दो तरीका आपने पढ़ा है। एक तो आपने पढ़ा है गुणनखंड विधि और एक पढ़ा है भाग विधि। ठीक है, किसी भी संख्या, जैसे मान लीजिए कि 30 और 20 का मासा निकालना है, इसका जो है मासा निकालना है एचसीएफ। ठीक है, तो इसका मासा निकालने का आपने बचपन से दो तरीका पढ़ा है। ठीक है, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। ठीक है, अच्छा, अगर बात कर ले कि एचसीएफ जो है, एचसीएफ इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कहेंगे इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल। ठीक है, ये होता है एचसीएफ और एलसीएफ का फुल फॉर्म। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएफ का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ को हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक और एलसीएफ को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, महत्तम समापवर्तक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने कहा, मान लीजिए 30 और 20 का लासा निकालना है, तो मासा निकालना है, तो मासा एक तो गुणनखंड विधि से होता है। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि दोनों को अलग अलग काटना होता है। ठीक है, यानी दोनों का अलग अलग लासा निकालना होता है। जैसे इसका हम लासा निकालेंगे तो ये 15 आ जाएगा, फिर 3 पचे 15 और फिर 5 एकर 5। अगर 20 को काटेंगे तो 2 दाम में 20, 2 पंचे 10 और 5 एकर 5। इसका मासा क्या है, तो कहेंगे जो दोनों में मिल रहा है, जैसे यहाँ 2 2 मिल रहा है, फिर यहाँ पर 5 5 मिल रहा है, तो यानी कि 2 मिला और 5 मिला, 2 पंचे 10, ये इसका मासा हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, मासा हो गया। तो ये तो था गुणनखंड विधि। भाग विधि से निकालने को कहा जाए तो जैसे 20 और 30 का मासा निकालना है तो आप 20 से 30 को भाग करवाते हैं। कहने का मतलब कि छोटी वाली से बड़ी वाली संख्या को भाग करवाना होता है। अब 20 से 30 को अगर भाग करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका एक बार में जाएगा। ठीक है, 20 से अगर 30 को भाग करवाएंगे तो एक बार में जाएगा, 20 एकर 20, तो यहाँ पर बचेगा 10। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा, 10। अब इस 10 से फिर से 20 को भाग करवाएंगे तो 10 दूना कितना आ जाएगा, 20। यह पूरा कट गया, अंत में ये कटा 10 से, यही 10 इसका क्या आ गया, मासा आ गया। ठीक है, तो आप चाहे गुणनखंड विधि से निकालेंगे और चाहे भाग विधि से निकालेंगे, किसी भी तरीके से निकालेंगे, आपका जो मासा है वो सेम ही आएगा। लेकिन जो आपका पहला चैप्टर है
उसमें एक वैज्ञानिक हुए यूक्लिड। यूक्लिड ने मासा निकालने का एक दूसरा तरीका बताया। ठीक है, यूक्लिड ने एक अन्य तरीका बताया कि मासा हम एक और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब उनकी मासा निकालने का तरीका क्या था समझिएगा। आंसर तो सेम आने वाला है, ठीक है, लेकिन उन्होंने मासा निकालने का तरीका दूसरा बताया। जैसे कि इसी 30 और 20 का मासा निकालना है यूक्लिड के नियम से, तो यूक्लिड का नियम बताया गया कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको लिखेंगे और बराबर लगा करके छोटी वाली संख्या को लिखेंगे। ठीक है, बड़ी संख्या को बराबर के बाएं तरफ लिखेंगे और छोटी वाली संख्या को बराबर के दाहिने तरफ लिखेंगे। अब छोटी वाली संख्या में उतने से गुणा कराना है कि बड़ी वाली संख्या के बराबर आ जाए। अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 से गुणा करवाएंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, यानी 30 से ज्यादा हो गया। लेकिन इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम हो सकता है लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे कि ये एक ही बार जाएगा। 20 एकन्नम 20, अगर 2 बार करेंगे तो 20 दूना 40, इससे ज्यादा हो जाएगा। तो 20 एकन्नम 20 करेंगे, लेकिन क्या 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ने पर ये 30 के बराबर हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अगर इसमें हम 10 जोड़ दें तब ये 30 के बराबर हो जाएगा। यानी 20 एकन्नम 20 और 20 में 10 जोड़ा तो 20 और 10 कितना हो गया? 30। ठीक है, तो अब ये इसके बराबर हो गया और हमें इसके बराबर ही लाना है। आपको क्या करना है कि गुणा करवाना है। गुणा करवाने के बाद जितना कम रहेगा इसमें, जैसे 20 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 20 एकन्नम 20 और अभी 30 होने में 10 कम है तो 10 हमने जोड़ दिया। ठीक है, अब क्या करना है कि इस वाली संख्या को फिर से यहाँ पर लिखना है और ये जितना जोड़े हैं, याद रखिएगा, जितना जोड़े हैं इसी से क्या करना है? गुणा करवा देना है। तो 10 दूना कितना होता है? 20। 10 दूना 20 और 20 ही लाना है। तो क्या कुछ बचा? कुछ भी नहीं बचा, तो प्लस करके 0 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितने से आपने गुणा करवाया था? 10 से। यही 10 इसका मासा निकल कर आ जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने गुणनखंड विधि से निकाला था तब भी 10 आया था, भाग विधि से निकाला तब भी 10 आया और यूक्लिड के नियम से निकाला तब भी 10 आया। ठीक है, एक और समझते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 15 और लिखा हुआ है 50 और कहा गया कि यूक्लिड के नियम से इसका मासा निकालिए। ठीक है, तो यूक्लिड के नियम से यदि इसका मासा निकालना है तो कहेंगे कि बड़ी वाली संख्या को इस तरफ लिखेंगे और छोटी वाली संख्या में इतने से गुणा कराओ कि इसके बराबर आ जाए। तो 15 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 15, 15 दूना 30 और 15 तिया 45, 15 चौको 60। तो 60 तो ज्यादा हो जाएगा 50 से, लाना सिर्फ 50 है। ठीक है, 60 ज्यादा हो जाएगा, लाना सिर्फ 50 है। तो हम क्या करेंगे कि 15 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे। 15 तिया 45, 15 तिया 45, लाना कितना है? 50। इन दोनों का गुणा कितना आ रहा है? 45। तो अगर इन दोनों का गुणा 45 आ रहा है तो 50 से भी कितना कम है? तो कहेंगे कि 50 45 से 5 कम है और 5 कम है तो वही 5 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो 15 या 45 और 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50 के बराबर आ गया। ठीक है, अब ये वाली संख्या को फिर से आपको यहाँ रखना है और जितना जोड़े हो उसी से गुणा करवाना है। जितना जोड़े हो उसी से गुणा करवाना है। अब 5 में कितने से गुणा कराएं कि 15 के बराबर आ जाए? तो कहेंगे 5 तिहाई 15 और 15 में अब भाई 15 के बराबर हो गया, इसके बराबर आ ही गया। तो कहेंगे कि अब यहाँ कुछ नहीं बचा तो 0 हो गया। ठीक है, तो लास्ट में कितने से गुणा करवाया था? तो 5 से करवाया था, यानी यही 5 इसका क्या हो गया? HCF हो गया, मासा हो गया। ठीक है, तो यह था यूक्लिड का नियम। ठीक है, ये था यूक्लिड का नियम। अब क्या करना है आपको? अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ठीक है, हमें उम्मीद है कि यूक्लिड के नियम से आपको यह समझ आ गया होगा कि इसका मासा जो है वो कैसे निकलता है। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, यानी यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए मासा निकालना है। यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करते हुए मासा निकालना है। पहला क्वेश्चन है आपका 135 और 225। ठीक है, 135 है और 225 है। ठीक है, 135 है और 225 है। इसका यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से इसका क्या करना है, मासा निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो अब इसका मासा निकालना बहुत आसान है। अभी हमने आपको तरीका बताया। करना क्या है कि बड़ी वाली संख्या को आपको इस तरफ लिखना है और छोटी वाली संख्या में आपको गुणा करवाना है। अब छोटी वाली संख्या में इतने से गुणा करवाइए कि वो बड़ी वाली संख्या के बराबर आ जाए। तो 135 में अगर 2 से गुणा कराएंगे तो 135 गुना हो जाएगा 270। लाना केवल 225 है, 270 तो ज़्यादा हो गया। तो 135 में कितने से गुणा कराएंगे, 1 से गुणा कराएंगे। ठीक है, तो 135 51 135। लेकिन 135 में भी कितना जोड़े कि 225 के बराबर आ जाए। तो 225 से आप घटा कर देख लीजिए, 225 से आप 135 घटा कर देख लीजिए। 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो 9 और ये हुआ कैंसिल, यानी कितना आया 90। ठीक है, तो 135 से अगर 225 से 135 घटाएंगे तो 90 बचेगा, यानी यही 90 हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। यही 90 क्या कर देना है, जोड़ देना है। ठीक है, अब क्या करना है, जितना आपने यहाँ पर लिया है ये वाला आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और इसमें कितने से गुणा कराना है, तो कहेंगे जितना जोड़ा था उसी से गुणा करवाना है। जितना जोड़ा था उसी से गुणा करवाना है। तो जितना जोड़ा था उससे अगर गुणा करवाना है तो अगर 90 गुना करेंगे तो 90 गुना होता है 180 और 180 हो जाएगा ज़्यादा। तो 90 91 90 करेंगे और 90 में अगर 45 जोड़ दें तो 90 और 45 होता है 135, है ना। 90 91 90 करेंगे और 90 में 45 अगर जोड़ेंगे तो 135 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 90 फिर से यहाँ पर लिखना है। 90 में अब गुणा कितने से करवाना है, तो कहेंगे जितना जोड़ा था 45, तो 45 से ही गुणा करवाना है। तो 45 में कितने से गुणा कराए कि 90 आ जाए, तो 45 में अगर 2 से गुणा कराएं तो 45 गुना हो जाएगा 90, और कुछ बचा नहीं तो यहाँ पर प्लस करके लिख देंगे 0। ठीक है, तो लास्ट में कितने से गुणा कराया, तो कहेंगे 45 से कराया, यानी यही 45 इसका HCF हो गया। हमको जैसे इसमें किया था, बड़ी वाली को संख्या को इस तरफ लिखना है और छोटे वाले में गुणा करवाना है। तो बड़ी वाली है 38,220 और छोटी वाली में गुणा करवाना है, यानी 196। अब 196 में कितने से गुणा करवाएं कि बड़ी वाली संख्या के बराबर आ जाए, या तो बराबर आ जाए या तो कम आए लेकिन ज्यादा ना हो। तो अगर 196 में 195 से आप गुणा कराएंगे तो वो बिल्कुल एग्जैक्ट 38,220 ही आएगा। आप करवा के देख लीजिए गुणा, 196 में 195 से गुणा होगा तो 38,220 ही आएगा। ठीक है, यानी कि यही जो 196 है यही इसका मासा हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी में का तीसरा पॉइंट है 867 और 255। 867 और 255। ठीक है, अब उस वाले क्वेश्चन को, यानी इसका जो तीसरा पॉइंट है उसे आपको सॉल्व करना है। यदि आपको समझ में आया तो वो पॉइंट आप खुद सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q+1, ठीक है, 6q+1, 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। जहां q क्या है,
कोई पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये हुआ पूर्णांक में कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। तो क्यों एक पूर्णांक है, इसका मतलब क्यों के जगह पर आप कोई भी मान रखेंगे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान आप क्यों के जगह पर रखेंगे तो इसका जो मान है वो हमेशा विषम ही आएगा, ठीक है। क्यों के जगह पर कोई भी मान रखेंगे तो इसका जो हल है, जो मान है वो हमेशा विषम ही आएगा। जैसे यहाँ पर क्यू की जगह पर चलिए हम 1 रखकर चेक करते हैं, तो लिखेंगे 6 गुणे क्यू की जगह पर 1 लिखेंगे और फिर प्लस 1 लिखेंगे, तो 6 एकन्नम 6 और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, और 7 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से हम क्यू की जगह पर 2 रखकर चेक करते हैं, तो लिखेंगे 6 गुणे क्यू की जगह पर 2 रखेंगे प्लस का 1, तो 6 दूनी 12 और 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, और 13 भी क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर 3 रखकर आप चेक करें तो लिखेंगे 6 गुणे 3 प्लस का 1, तो 6 3 18 और 18 में 1 जोड़ेंगे तो 19, और 19 भी एक क्या है, विषम संख्या है, ठीक है। यानी कि क्यों के जगह पर आप कोई भी मान रख करके चेक करेंगे तो हमेशा इसका मान विषम ही आएगा। यही बात हमें प्रूफ करनी है, यही बात हमें सिद्ध करनी है। इसी तरह से आप यहाँ भी वैल्यू रख करके चेक कर लीजिए। 6 की जगह पर आप कुछ भी मान लीजिए 4 हमने रख दिया, प्लस में पीछे 3, तो 6 चौको 24 और 24 में 3 जोड़ेंगे तो 27, तो 27 क्या है, एक विषम संख्या है, ठीक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी मान रखकर चेक करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कोई भी मान रख करके चेक करने वाले हैं तो इसका मान हमेशा विषम ही आने वाला है, और यही चीज हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, आपको 2-3 मान रख करके चेक कर देना है और ये साबित कर देना है, ये प्रूफ कर देना है इसी तरह से कि इसका मान हमेशा धनात्मक और इसके अलावा हमेशा इसका मान क्या होगा, विषम पूर्णांक ही आएगा, ठीक है। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, ठीक है। 616 क्या है, 616 सदस्यों वाली एक आर्मी सेना की टुकड़ी है और 32 सदस्यों वाली आर्मी का बैंड के पीछे इसको लगाना है। तो बस सिंपल सा काम है कि 616 कहा गया है, 616 आपने ये लिखा और 32 ये लिखा, इसका एलसीएम इसका एचसीएफ निकाल देना है, मासा निकाल देना है। अब आप इसका मासा युगल विभाजन से निकालें, गुणनखंड विधि से निकालें, भाग विधि से निकालें, जैसे भी निकालेंगे उतना ही आने वाला है, ठीक है। तो बस इसका मासा निकाल देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। जैसे 32 में कितने से गुणा कराएं, 32 में कितने से गुणा कराएं कि 616 के बराबर आ जाए, ठीक है। तो 32 में आप कितने से गुणा कराएं तो कहेंगे कि 32 में लगभग हम 19 से अगर गुणा करा कर देखें तो 19 दूना 38 के 8 हासिल 3 और 19 या 57, 57 और 3 कितना होता है, कहेंगे 60 होता है, 608। यानी लगभग अगर 19 से गुणा कराएंगे तो 608 आएगा, 32 का 19 से गुणा कराएंगे तो 608 आएगा। लाना 616 है, यानी 8 की कमी है तो 8 इसमें क्या कर लेना है, जोड़ लेना है। हमने कहा जितने की कमी होगी उतना जोड़ लेना है। अब ये है 32 को फिर आप यहाँ पर लिखेंगे और इसमें कितने से गुणा कराएंगे तो कहेंगे जितना जोड़े हैं उतने से गुणा करवा दीजिए। तो 8 में हम अगर 4 से गुणा कराएंगे तो 8 चौको 32 के बराबर आ गया और कुछ नहीं बचा तो प्लस करके 0 कर देंगे। जितने से लास्ट में गुणा कराया यानी 8 से, यही 8 इसका आंसर हो जाएगा। जितने से लास्ट में गुणा कराया यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। एक एक क्वेश्चन को आप लास्ट तक देखते चलिएगा, बहुत ही इजी है, पूरी की पूरी एक्सरसाइज। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए। दर्शाइए का मतलब सिद्ध कीजिए है ना, प्रूफ करना है। सिद्ध कीजिए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग
है ना। अब वर्ग अगर किसी चीज का कहा जाए, अगर वर्ग कहा जाए तो इसका मतलब उसका स्क्वायर करना है। जैसे 2 कहा जाए इसका वर्ग यानी कि 4, 5 कहा जाए इसका वर्ग यानी कि 25, 6 कहा जाए इसका वर्ग यानी कि 36, है ना। किसी का भी वर्ग अगर कहा जाए तो इसका मतलब उसका स्क्वायर करना है, उसको 2 बार गुणा करना है। यहाँ पर वर्ग करने के लिए कहा गया और कहा गया कि किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का हो सकता है। किसी पूर्णांक इसके लिए m के लिए, ठीक है, या 3m के लिए, या फिर कहा गया 3m प्लस 1 के लिए। इन सब के लिए ये एक वर्ग के रूप में हो सकता है। यही बात आपको साबित करनी है। बहुत आसान है, ठीक है, ये बहुत आसान है करना। जैसे m का हमें क्या करना है, वर्ग करना है, तो m का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। और अगर हम यहाँ पर m क्या कर लें, कॉमन कर लें, तो m ही बचेगा, ठीक है। अगर m कॉमन कर लें तो m ही तो ब्रैकेट में बचेगा, क्योंकि यहाँ m स्क्वायर है, इसका मतलब 2m है। अगर 1m हमने ब्रैकेट के बाहर लिखा, इसका मतलब कॉमन किया तो 1 ही m बचा, ठीक है। लिखेंगे जहां जहां m बराबर q, ठीक है, या कह सकते हैं कि एक पूर्णांक है, एक क्या है, पूर्णांक है। जहां m बराबर हमने q मान लिया, जब m बराबर हमने q मान लिया तो यहाँ पर केवल क्या बचा, m बचा, केवल क्या बचा, m बचा। और यही तो हमको लाना था ना, यही तो हमको लाना था, यानी वर्ग करना था, हल करना था, और अंत में घूम करके फिर वही पर आना था जो हमने लिया था शुरुआत में। अभी एक और देखिएगा, फिर आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे इसी तरह से 3m है। अब अगर 3m का हम वर्ग करेंगे, 3m ऐसे लिखेंगे, इसका भी क्या करना है, वर्ग। चूंकि सवाल में वर्ग बोला गया है तो सबका वर्ग करना है। अगर इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिका 9 m स्क्वायर, 9m स्क्वायर होगा ना। अब अगर इसमें हम कॉमन करें, कितना कॉमन करें, तो कहेंगे कि 3m अगर कॉमन कर लें तो 3m ही बचेगा ब्रैकेट में। अगर 3m कॉमन कर रहे हैं तो 3m ही बचेगा ब्रैकेट में। कहेंगे जहां 3m बराबर q के है, जहां ये वाला 3m जो है ये q के बराबर है। अगर ये q के बराबर हो गया तो अब इस 3m का मान नहीं रखना है। कितना बचा, तो कहेंगे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 3m बचा। फिर कहेंगे कि हम इतना ही तो यहाँ से ले करके शुरू करना, हल करना शुरू किए थे ना, इतना ही तो ले करके हमने यहाँ पर प्रारंभ किया था सॉल्व करना। तो यही इतनी बात केवल समझनी है, जो यहाँ से ले करके सोल्व करेंगे अंत में वही लाना है, जो कि प्रूफ करना है। इसी तरह से अगर 3m प्लस 1 आ गया, ठीक है, तो फिर क्या करना है, फिर आप वही करेंगे कि 3m प्लस 1 का करेंगे होल स्क्वायर, चूंकि वर्ग करना है। अब यहाँ पर फार्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस होता है b स्क्वायर प्लस होता है 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर ये जो 3m है आपका, ये a है, जो 1 है यहाँ पर ये आपका b है, ठीक है। 3m जो है आपका ये a है और 1 क्या है, ये b है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर हम लगाएं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए सबसे पहले होता है a स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर लिखना है 3m का स्क्वायर। a स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 3m का स्क्वायर, चूंकि 3m को हमने a माना है। फिर होता है b स्क्वायर, तो b स्क्वायर की जगह पर लिखना है 1 का स्क्वायर, चूंकि 1 को हमने b माना है, 1 को हमने b माना है। तो 3m का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस होता है 2ab, तो 2 लिखेंगे इंटू a। तो a का मान कितना होता है, तो कहेंगे a का मान यहाँ पर क्या है, 3m, तो a की जगह पर लिखेंगे 3m और इंटू है b, तो b का मान कितना है, तो b का मान कहेंगे 1 है, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, इसी सूत्र पर इसको सजा दिया। सबसे पहले था a स्क्वायर, तो हमने लिखा 3m का स्क्वायर, फिर था b स्क्वायर, तो हमने लिखा 1 का स्क्वायर, फिर है प्लस 2ab, तो 2 लिखा, a की जगह पर क्या लिखा 3m
और b के जगह पर क्या लिखा 1 लिखा। चूंकि इसको a माना है, इसको b माना है। अभी आप देखिएगा कि ये सोल्व होकर के इतना ही आएगा, ठीक है। अब इसको अगर सोल्व करें तो ये हो जाएगा 9m का स्क्वायर। चूंकि 3 को 3 से गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9, m को m से गुणा कराएंगे तो m स्क्वायर। a को आप चाहे जितनी बार गुणा कराएं एक ही आएगा, ठीक है। फिर प्लस आप लगाएंगे, ये 2 4 6 और यहाँ पर है m, यानी कि हो जाएगा 6m, है ना, 6m। अब क्या करना है, लिखेंगे यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये 9m स्क्वायर लिखेंगे, 6m इसके बगल लिख देंगे और प्लस का जो 1 है इसको हम पीछे लिख देंगे। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों में से कुछ कॉमन बन रहा है तो कॉमन कर लेंगे। इन दोनों में कॉमन बनेगा, कितना कॉमन बनेगा तो कहेंगे 3m कॉमन बनेगा, ठीक है। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 9 आए, तो कहेंगे 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ें तो 9 आए, तो 3 3 का 9 और यहाँ पर 1m है, अगर यहाँ पर 1m और लिख दें तो क्या हो जाएगा 3 3 का 9 और m का गुणा m से होगा तो m स्क्वायर, यानी इतना निकल कर आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 6 आए, तो कहेंगे 2 बार, तो 3 दूनी 6 और m है तो m आ जाएगा, यानी m लिखने की जरूरत नहीं है, पीछे बचा प्लस का 1, ठीक है। अब इतने बराबर हम मान लेंगे क्यों, यहाँ लिखेंगे जहाँ, क्या लिखेंगे कि जहाँ 3m + 2 बराबर क्या है क्यों, तो इतने का मान क्यों होकर निकल गया, तो यहाँ पर बचा 3m और यहाँ पर बचा 1, यानी कि बचा 3m + 1 और आप देख प्रारंभ किया था, ठीक है। यानी यही 3m + 1 हमने यहाँ से लेकर के प्रारंभ किया था और वही अंत में घूम करके आ गया। तो इस सारे क्वेश्चन में यही था कि जो हम लेकर के हर किसी का वर्ग करना है, लेकिन जो लेकर हम सॉल्व करना शुरू करेंगे अंत में वही आना चाहिए, और हर जगह पर आप देख पा रहे हैं कि जो लिया था वही वापस लौट कर आ गया, ठीक है। तो ये था पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको 5 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको वर्ग करना था, 5 में क्या कर देना है, घन कर देना है, बस इतना सा करना है। 4 नंबर में वर्ग किया था और 5 नंबर में क्या कर देना है, घन कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कहता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m है, 9m + 1 है और 9m + 8 है ना, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 है, इतना है, ठीक है। अब 9m को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेंगे माना, ठीक है। 9m बराबर हम क्या लिख लेंगे 3m, और 9m + 1 को लिख लेंगे 3m + 1, और 9m + 8 को लिख लेंगे 3m + 2। ये हमने मान लिया, ठीक है। 9m की जगह हमने मान लिया 3m, 9m + 1 की जगह मान लिया 3m + 1, 9m + 8 की जगह मान लिया 3m + 2, ठीक है। अब ये वाला जब हम ये वाला हमने माना है ना, इसको सॉल्व करेंगे, आएगा ये वाला, सॉल्व ये वाला करेंगे और आएगा ये वाला। चलिए सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले पहला वाला सॉल्व करेंगे, 3m, ठीक है। तो घन निकालना है, तो घन करने के लिए किसी भी संख्या का क्यूब करना होता है। जैसे 2 का कहा जाए घन बताओ तो कहेंगे कि 2 का क्यूब करेंगे यानी 8, कहा जाए 4 का घन बताओ तो कहेंगे कि इसका घन आ जाएगा 64, ठीक है। तो किसी का अगर घन निकालने के लिए कहा जाए तो घन का मतलब उसका क्यूब करना है, ठीक है। घन का मतलब क्या करना है, क्यूब करना है। तो अगर इसका घन करना है तो इस पर भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। अब 3 को अगर 3 से गुणा कराएंगे, देखिए इसको ऐसे लिखना है 3m × 3m × 3m, है ना। 3m की घात 3 है, इसका मतलब ये 3 बार है तीनों। अब 3 का गुणा 3 से तो 3 3 का 9 और फिर 9 3 27, तो ये हो गया 27। m 3 बार m आया है तो m की घात कितने लिख देंगे 3, यानी 27m³ आ जाएगा, ठीक है, 27m³ आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ पर 3m
क्या करते हैं, अगर यहाँ पर हम 9m कॉमन कर लें, 9m कॉमन करें तो कितना ब्रैकेट बचेगा, तो कहेंगे 3m स्क्वायर बचा, है ना, चूंकि 9 त्रिक 27 और m का गुणा m स्क्वायर से होगा तो m क्यूब। लिखेंगे कि जहां 3m स्क्वायर बराबर क्या है, क्यू। अब अगर इतने बराबर क्यू हो गया तो बचा आपका केवल 9m, बचा और वही इतना यहाँ पर लाना था, यही 9m हमको लाना था। ठीक है, तो ये हो गया, हमने कहा ये वाला सोल्व करेंगे और ये वाला आएगा। ठीक है, अब दूसरा वाला सोल्व करते हैं। दूसरा वाला अगर सोल्व करेंगे तो दूसरा वाला है 3m प्लस 1, इसका भी क्यूब करना है, जो कि घन करने के लिए कहा गया है। यहाँ एक सूत्र लगेगा, सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, है ना, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये फार्मूला है ना, ये फार्मूला है। अब क्या करना है कि ये इतना आपने कह दिया कि a है और इतना आपने कह दिया कि ये b है ना, ये a है और ये b है। मान आपको इसी सूत्र पर रखना है। सबसे पहले है a क्यूब, तो a क्यूब की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 3m का क्यूब, चूंकि आपने 3m को माना है a, तो a क्यूब की जगह पर लिखेंगे 3m का क्यूब। फिर कहा गया कि b क्यूब, तो b क्यूब की जगह पर लिखेंगे प्लस 1 का क्यूब, प्लस क्या लिखेंगे 1 का क्यूब, है ना, प्लस है 3ab, 3 है तो 3 लिखेंगे इंटू a। अच्छा, इन तीनों के बीच में प्लस माइनस नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा है, तो 3 के बाद a है तो a का मान यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कितना है, 3m है, गुणे b, तो b का मान कितना है, तो यहाँ पर कहेंगे कि 1 है ना। फिर ब्रैकेट में a प्लस b, तो a का मान फिर से कितना है, तो कहेंगे 3m है a का मान, और प्लस b का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है ना। तो ये क्या किया कि a प्लस बी के होल क्यूब के सूत्र पर ये वाला मान हमने रखा। सबसे पहले था a क्यूब, तो a क्यूब की जगह पर हमने लिखा 3m का क्यूब, चूंकि a को हमने 3m माना है। फिर था b क्यूब, तो b क्यूब की जगह पर लिखा 1 का क्यूब। फिर था 3, तो 3 लिखा। फिर है a, तो a का मान कितना है 3m, तो a की जगह पर लिखा 3m। फिर है b, तो b की जगह पर है 1, तो हमने लिखा 1। ब्रैकेट में है a प्लस b, तो a का मान कितना है, तो कहेंगे 3m है, a का मान कितना है 3m प्लस b का मान कितना है, तो कहेंगे 1 है। इस तरह से हमने रख दिया। अब अगर इसको हल करेंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ठीक है, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 m क्यूब हो जाएगा। 3 को 3 बार गुणा कराएंगे तो 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27 m क्यूब, प्लस 1 को चाहे जितनी बार गुणा करो 1 ही आएगा, प्लस इन तीनों का गुणा आपस में करेंगे, चूंकि तीनों गुणे में है तो 3 त्रिक का 9m का गुणा 1 से होगा तो कोई परिवर्तन नहीं, यानी 9m आएगा। ब्रैकेट में है 3m प्लस का 1, ठीक है। अब क्या करना है, ये फिर से आप लिखेंगे 27m क्यूब प्लस का 1 और प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। अगर ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या लिखी हो तो उस संख्या से ब्रैकेट के अंदर सब में गुणा करवाना है। अब ब्रैकेट के बाहर लिखा है 9m, तो 9m से ब्रैकेट के अंदर गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, m का गुणा m से होगा तो m का स्क्वायर हो जाएगा, यानी m की घात 2 हो जाएगा। फिर इसी 9m का गुणा 1 में भी कराएंगे, चूंकि ब्रैकेट के अंदर जितनी संख्या होगी उन सब में कराना है, तो 9m का गुणा 1 में कराएंगे तो आप जानते हैं कि 9m ही आएगा, ठीक है। अब ये आप लिखेंगे 27m क्यूब प्लस ये आप लिखिए 27m स्क्वायर प्लस ये लिखिए 9m और प्लस लास्ट में लिखेंगे 1, ठीक है, लास्ट में लिखेंगे 1। अब क्या करना है आपको, तो कहेंगे यहाँ कॉमन बन सकता है 9m, है ना, 9m कॉमन बन सकता है। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े तो 27 आए, तो कहेंगे 3 बार,
यहाँ पर 1 m है, यहाँ 3 m है, यानी ब्रैकेट के अंदर हमको m की घात 2 लिखना होगा। तब ये वाला m और ये वाला m मिल करके m³ बनेगा। यहाँ लिखना होगा 9 तिरिक 27, यहाँ पर भी यहाँ 1 m है, यहाँ 2 m है, इसका मतलब 1 m यहाँ पर मानना है। भाई 9 का पहाड़ा अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9 तिरिक 27 और m गुणे m स्क्वायर। 9 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 1 m आवे तो कहेंगे 1 बार अगर पढ़े 9 m का नम 9 m आ जाएगा। फिर पीछे का ये +1 ऐसे ही लिख देंगे। जहाँ इतने को क्या मान लेंगे, जहाँ इतना हम कहेंगे कि ये q के बराबर है। अगर ये q के बराबर है तो बताइएगा 9m + 1 बचा कि नहीं बचा, 9m + 1 बचा कि नहीं। और यही तो यहाँ पर सिद्ध करना था। देखिएगा इतना तो केवल हमने माना था, इतना तो केवल हमने माना था, लेकिन एग्जैक्ट हल करने के बाद, कॉमन लेने के बाद लाना क्या था, इतना लाना था। ठीक है, तो ये था इसका पूरा सॉल्यूशन। तो आई होप ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं कल की क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।